गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर लेके आ रहे हैं। आज पार्ट नंबर आपका चौथा है, नहीं तीसरा तक हो चुका है, आज चौथा हम लोग देखेंगे। चौथा में देखेंगे अशोक के अभिलेख। अभिलेख मुख्य रूप से हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है महाशिलालेख, दूसरा है आपका लघु शिलालेख और तीसरा है आपका स्तंभ अभिलेख। समझिएगा कि अशोक ने क्या किया था। अशोक क्या था, मौर्य वंश का शासक था, राजा था। इसने क्या किया था, अपना रिकॉर्ड के लिए, कोई भी राजा जो होता है ना, अपना रिकॉर्ड के लिए उस समय ऐसा नहीं था, ज़्यादा तक लिखावट का ज़्यादा साधन नहीं था, पुस्तक सब ज़्यादा विख्यात नहीं था, लेखककार ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण से हो सकता है कि राजा को ऐसा हुआ होगा कि पुस्तक में लिखेंगे मिट जाए, जल जाएगा, पेज फट जाएगा। इसीलिए राजाओं क्या करते थे, अपने प्रशासन व्यवस्था, अपने आसपास का शासन व्यवस्था कैसा था, उन सभी चीज़ों को, अच्छाइयों को और उनके शासन में जो चीज़ें होते थे उन सभी को जो ना शिलालेख के माध्यम से लिखने का काम किए थे। एक कहते हैं महाशिलालेख, जो विशाल मात्रा में बड़ा बड़ा जो पत्थर होता था, बताइए, उन सारे पत्थरों में जो है ना अपना कीर्तिमान करवा दिया था और पत्थरों में लिखवा दिया था अपने अच्छाई के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में, अपने शासन व्यवस्था के बारे में, सभी चीज़ों को पत्थरों में लिखवा दिया था। इसीलिए कि वो लंबे समय तक रहेगा, कि आगे चल करके जो है ना आज से 100, 200, 400 वर्ष, 500 वर्ष बाद भी अगर कोई देखे तो समझ जाएगा कि अशोक ऐसा राजा था, उदारवादी राजा था, ऐसा था, धर्म को स्वीकार करने वाला राजा था। तो उनके बारे में आदमी जाने, अन्यथा उनके बारे में नहीं जान पाएगा। इसीलिए जो है कहते हैं महाशिलालेख का निर्माण किया गया था। दूसरा नंबर पे आपका क्या है, लघु। ये भी वही चीज है जो महाशिलालेख है, वही ये भी क्वेश्चन लिखते समय लिखते ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, तो उसी प्रकार है। इनसे महाशिलालेख से ये छोटा होता था, ये भी वही था, पत्थरों में लिखवाने का काम किया जाता था। इनको कहते हैं लघु शिलालेख। तीसरा में देखते हैं हम लोग स्तंभ लेख। स्तंभ देखते हैं जहाँ पे रोड के किनारे कहीं कहीं देखते हैं ना, ये बनाया हुआ, बात करते हैं क्या, ये नीतीश कुमार के बनाया हुआ ये रोड है, लिखा हुआ रहता है जी। उसी प्रकार से जगह जगह पर जो ना स्तंभ बनाए गए थे अशोक के द्वारा, और उन्हीं पत्थरों में जो ना अपना कीर्तिमान को छापने का काम किया था। समझ में आया ना। अशोक के अभिलेख 3 को याद रखिएगा, महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख। 2 नंबर प्रश्न में पूछेगा तो इन्हीं को डिफाइन कर दीजिएगा। महाशिलालेख 1 नंबर पॉइंट लिख करके इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। महाशिलालेख क्या है, लघु शिलालेख क्या है, जो मैंने बताया यही चीजें को डिफाइन करना है। स्तंभ शिलालेख क्या है, इसी को 1 लाइन 2 लाइन डिफाइन कर देना, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है उस समय जो ना सैनिक व्यवस्था कैसे चलता था, शासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में कैसे चलते थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से देखते हैं मौर्य प्रशासन 5 भागों में बटे थे। मौर्य प्रशासन कितने भागों में बटे थे, 5 भागों में 5 थे। एक कहते हैं कि एक था आपका पाटलिपुत्र में प्रशासन जो व्यवस्था बड़ा विस्तार से हम लोग देखे थे। मौर्य सम्राट कहते हैं पटना वाले क्षेत्र से लेकर के उत्तर पूर्व वाले भाग, कहाँ बलूचिस्तान तक भी हम लोग देखे थे, कंधार तक्षशिला तक भी इनका शासन था। इधर आपका अवंती तक का शासन था, मध्य प्रदेश तक था, इतना दूर तक इनका फैला हुआ शासन था। कहा जाता है कि अंततः उड़ीसा, तोसली जो था, वहां तक भी इसने कलिंग युद्ध में अशोक ने विजित हुआ था, वहां तक भी मौर्य प्रशासन का शासन चलते थे। तो बड़ी विस्तार क्षेत्र में था जी। तो 5 भागों में बटा। पहला तो जहाँ था राजधानी, मौर्य प्रशासन की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र, वहां तो शासन रहेगा ऑटोमेटिक है। जहाँ से शासन बनेगा, जहाँ पे नियम कानून बनता है, वहाँ पे शासन तो अच्छा तरीके से चलता है। जैसे बिहार की मैंने बात कर रहा हूँ, तो पटना से बन रहा है ना शासन, पटना से कानून बनता है, तो पटना में अच्छा खासा चलता है, चकाचक रहता है पूरा। उसी प्रकार से इसकी राजधानी कहाँ था, मौर्य प्रशासन की राजधानी कहाँ था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। एक तो पाटलिपुत्र हो गया। दूसरा आपका कहते हैं तक्षशिला, जो कि उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र, तक्षशिला
उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र था आपका दूर दराज इलाके था, भारत के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, और वहां से भी प्रशासन चलते थे, वहां पे भी एक इनका केंद्र था प्रशासन का। तीसरा था उज्जैनी, जो कि आपका एमपी में पड़ता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। उज्जैनी, वहां से भी इनका शासन व्यवस्था चलने का काम होता था। चौथा प्रशासन व्यवस्था आपका था, कहां से चलता था, तोसली। तोसली आपका कहां पड़ता है, उड़ीसा में, जिसमें अशोक ने 261 बीसी में विजिट किया था। देखे थे पिछले क्लास में, हम लोग समझ चुके हैं कैसे जीता था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, इन चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा इनकी जो है आपका मौर्य प्रशासन का, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलता था, शासन व्यवस्था का केंद्र था कहते हैं सर्वांगिरी। आपका ये पड़ता है कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है, यानी कहिएगा इसका पूर्वी कर्नाटक, पूर्वी कर्नाटक वाले क्षेत्र में इनका पड़ता शासन। तो इन सभी 5 जगहों से जो है ना मौर्य प्रशासन चलते थे। मौर्य का शासन व्यवस्था चलाने का एक केंद्र था, यहीं से पूरा मौर्य साम्राज्य का शासन को देखा जाता था। ये 5 केंद्र याद रहेगा जी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कहाँ से चलता था, एक तो पटना, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोसली, पांचवा सर्वांगिरी यानी कर्नाटक से चलता था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, एमपी वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। याद रहेगा, पटना, पाटलिपुत्र, पाकिस्तान, एमपी, उड़ीसा, कर्नाटक, ये वर्तमान समय का राज्य है और उस समय का ये नाम दिया हुआ था। विस्तृत क्षेत्र होने के कारण अलग अलग जगहों पर अलग शासन था। ऑटोमेटिक है, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को मैंने बता चुके हैं कि ज्यादा विस्तार था, इसका क्षेत्रफल ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ था, तो 5 जगह से शासन चलता था, तो 5 जगह का तो अलग नियम कानून होगा। यहाँ का प्रशासन का अलग कानून होगा, तोसली का अलग होगा, उज्जैनी का अलग होगा, तक्षशिला का अलग होगा, पाटलिपुत्र का अलग होगा। तो एक और रहेगा तब न जी। पटना का सपोज समझने की बात, पूरे भारत में सबका शासन व्यवस्था अलग है कि ना, राज्य का आपका बिहार का अलग है, उड़ीसा का अलग होगा, पश्चिम बंगाल का अलग होगा, सबका जो है ना मतलब सबका शासन अलग अलग रहेगा, अपना सरकार के अनुसार अपने अनुसार से वो चलाने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से इनका भी मौर्य प्रशासन का भी व्यवस्था ऐसे था, विस्तृत होने के कारण 5 भागों में बटा हुआ था, सबका अलग अलग शासन व्यवस्था चलता था। यही रीजन मैंने भी बताया था कि मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण यही था कि 5 जगह से शासन चलता था, 5 का अलग मनमानी, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग मनमानी था, एक समान नहीं था, जिसके कारण से अंततः मौर्य प्रशासन का क्या हुआ, यानी मौर्य साम्राज्य का जो ना समापन हो गया, यानी पतन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आपका क्या कि अगला टॉपिक है सम्राट के अधिकारियों का कार्य। जो मौर्य प्रशासन के सम्राट थे या अशोक थे, उनके समय जो है ना प्रशासन का कार्य क्या था, उनके द्वारा जो अधिकारी का जो कार्य क्या था। तो अधिकारी का कार्य कैसे पता किए हम लोग, तो मेगास्थनीज जो है ना इसके दरबार में आया था ना जी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का जो है ना विशेषताओं के बारे में क्या सब हुआ था उस साम्राज्य में, उन सभी चीजों का जो है ना वर्णन किया था इंडिका नामक पुस्तक में। क्वेश्चन पूछता है, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। कहाँ का था मेगास्थनीज, यूनान का था, पिछले क्लास बता चुके हैं। देखिए इसमें आधिकारिक का क्या काम था, आधिकारिक का पहला काम था आपका नदी का देखरेख करना तथा भूमि मापन का कार्य करना। यानी मौर्य प्रशासन में जो नदी होते थे उन नदियों का देखरेख करना और प्लस जो है ना और जमीन का मापन करना, अर्थात मेन तो साधन वही था ना, कृषि था। आज भी हमारे देश में मेन जो मुख्य जो है ना इनकम का स्रोत अधिकांशतः कृषि ही है और कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है। ऐसा ही देश आपका कृषि प्रधान देश इटली भी है आपका, समझे। तो गौर कीजिएगा, कहिएगा सर नदी का क्या मतलब बनता है, नदी का क्या देखरेख करेगा,
हाँ, देख रेख करेगा। नदी का देख रेख करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जल जो है ना नदी से ही जाया करता था खेत का सिंचाई करने के लिए। तो बराबर मात्रा में सबको पानी जा रहा कि नहीं, तो वो तो अधिकारी का काम है, राजा तो देखेंगे नहीं। अधिकारी का काम था कि नदी का देखिए, नदी का पानी सही से जा रहा है, नहर में सही तरीका से जा रहा है, सबको बराबर इक्वली पानी मिल रहा है कि नहीं। भूमि मापना चाहिए कि भूमि किसको आप कितना दिए हैं, तो उनके अनुसार से उनसे टैक्स को वसूला जाता था, कर को वसूला जाता था। इसीलिए पहला काम होता था अधिकारी का क्या, नदी का रख रखाव, नदी का देख रेख प्लस जो ना भूमि मापन का कार्य होता था। दूसरा था आपका नहर तथा उपनहरों की पानी का देख रेख करना, अर्थात नहर जो नदी से जो नहर कनेक्टेड थे, उस नहर का पानी फिर उपनहर में जाता है। नदी का पानी नहर में, नहर का पानी किस में जाता था, उपनहर, अर्थात नदी का पानी बड़ा सा नहर में, बड़ा वाला नहर से छोटा वाला नहर में जाते थे, उसको क्या कहते थे, उपनहर। सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये आपका नदी है, ये आपका नदी जा रही है, इधर बह रही नदी, इससे बहुत सारा नहर बना हुआ है जी पानी आने के लिए। इधर भी बना हुआ है नहर, इधर भी बना हुआ है नहर, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे खेत है, तो सारे तो खेत तक तो नहर नहीं जाएगा, तो इस नहर से छोटा छोटा क्या बना हुआ रहता था, उपनहर बना हुआ था, जिसको हम लोग आज के डेट में नाला कहते हैं। तो इनसे पानी जो है सही मात्रा में खेतों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इनका देख रेख करना एक अलग अधिकारी का काम होता था। दूसरा काम होता नहरों तथा उपनहरों में पानी का देख रेख करना, सही मात्रा में जा रहा है, सबको इक्वली पानी मिला। ऐसा नहीं कि इधर बंद हो गया, इधर जा रहा पानी, तो इधर वाला खेत तो सूखा जाएगा ना, इधर तो कृषि खराब हो जाएगा ना, इधर से टैक्स कहाँ से देगा यहाँ का किसान। ये काम होता था प्रशासन व्यवस्था का, इसका देख रेख करने का काम। तीसरा काम था आपका शिकारी का संचालन करना, अर्थात जो इसके प्रशासन व्यवस्था में, इसके शासन काल में शिकारी करते, शिकारी मतलब जंगलों में जाकर के जीव जंतुओं का हंटिंग गैदरिंग का काम करता था। कुछ ऐसा था जो कि कुछ पशु ऐसा था जिनको पकड़ के ला के राजा के पास आता था, उनके राजाओं के द्वारा उनका क्या करते थे, भोजन के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था, वो तो राजाओं के लिए अच्छा था। कुछ पशु ऐसा था कि बैन किया हुआ था कि जिसको नहीं मारना है, जैसे उन पशुओं के द्वारा जो ना खेत के जुताई के लिए काम किया जाता था, और उन पशुओं को अगर मार दिया जाएगा तो कृषि में दिक्कत हो जाएगा ना जी, इसीलिए उस पर बैन था कि देख रेख करना। एक प्रशासन का काम था कि सही रूप से शिकारी शिकार कर रहा है कि नहीं, किस चीजों का शिकार कर रहा है, जिससे मारना चाहिए उसे मार रहा कि नहीं, या फिर जिसे नहीं मारना चाहिए उसको भी मार रहा है, तो उन सभी चीजों का देख रेख करने का काम था तीसरा नंबर अधिकारी का। चौथा अधिकारी का क्या काम था जी, कर वसूलने का कार्य भूमि पर से होता था। चौथा अधिकारी था कि कर वसूलने, क्योंकि प्रशासन में किसी राजा का शासन जो चलता है किस माध्यम से चल पाता है, कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। अगर टैक्स नहीं जाएगा राजा नहीं चल पाएगा, राजा उस जगह का जो ना विस्तार नहीं कर पाएगा। जैसे आज के डेट में हमारा देश भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, तो देश कैसे चलता, हम लोग के द्वारा छोटे छोटे जो ना टैक्स के रूप में पैसा जमा करते हैं, वो सारा पैसा कहाँ जाता है, भारत सरकार के पास जाता है। उन्हीं पैसा इकट्ठा करके फिर हमारे रोड, बिजली, लाइट, इन सभी चीज़ों को हमारे लोगों को बाढ़ में दहा जाता है, कुछ हो जाता है, अनुदान राशि हम लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा, हम ही लोग से लेकर के हम ही लोग को देता है। तो हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं, और वो एक बार हम लोग को अनुदान के रूप में हम लोग का सुख सुविधा के लिए बिजली रोड का काम कराते। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे था, कर वसूलने का रीजन था। कृषि जो जितने किसानों को खेती प्रोवाइड कराया गया था, भूमि दिया गया था, उन सभी पर जो कर वसूलने का काम अधिकारी का होता था। पांचवा नंबर का क्या काम था जी, बढ़ई, लोहार तथा लकड़हारों का प्रयोग, लकड़हारों इत्यादि का निरीक्षण करना। पांचवा नंबर अधिकारी का काम था बढ़ई, जो मतलब जो लकड़ी का जो काम करते हैं उनको देख रेख करना। लकड़हारों जो कि वन में जाकर के लकड़ी को चुनने का, लकड़ी को काट करके जलावन के रूप में उनको जो प्राप्त करते हैं, लकड़हारे हो गया। लोहार जो होते थे, लोहार से इन सभी व्यक्तियों से मिल करके उनसे टैक्स वसूलने का काम करते थे, क्योंकि उस पर क्षेत्र में काम कीजिएगा तो टैक्स देना ही पड़ेगा, उनसे छोटे छोटे टैक्स के रूप में वसूला जाता था। पांचवा का अधिकारी का ये काम होता था। आप देखते हैं कि आवागमन,
आवागमन का मतलब होता है यातायात, आने जाने के लिए। आवागमन में नदी तथा भूमि का प्रयोग किया जाता था। नदी तो समझते हैं ऑटोमेटिक, हम लोग प्राचीन सभ्यता से ही समझ रहे हैं कि नदी का है, सिंधु सभ्यता से ही देख रहे हैं नदी के साधन के द्वारा, नदी के माध्यम से ही आवागमन होता था। बड़े बड़े मात्रा में नाव के द्वारा वस्तुओं को लाया जाते थे और स्थल मार्गों से भी जाया करता था। स्थल मार्गों में से रोड के माध्यम से भी जाया करते थे। समझे? ये तो रहा सम्राट अधिकारियों का कार्य क्या था। अशोक के समय में अधिकारियों का क्या कार्य था, ये 5 गो आपका कार्य था। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सैनिक गतिविधियां। सैनिक का क्या गतिविधियां था, अर्थात गतिविधियां का अर्थ होता है सैनिक का क्या कार्य था। समझे? सैनिक का क्या कार्य था, तो सैनिक का कार्य के बारे में भी जानकारी हमको कहां से पता चला, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से प्राप्त हुआ है। क्योंकि इन्हीं के तो ये दरबारी थे, किसका, मौर्य प्रशासन की, मौर्य साम्राज्य का क्या थे, ये दरबारी थे, यूनानी व्यक्ति थे, एक लेखककार थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे और भारत के बारे में, इन सम्राटों के बारे में लिखने का कार्य करते थे। तो इंडिका नामक पुस्तक से पता चला है कि मौर्य प्रशासन में सैनिकों का क्या कार्य था, क्या गतिविधियां था। तो गतिविधियां देखिएगा, कुल 6 उप समिति हुए करते थे। सैनिक के कितने उप समिति हुए करते थे, कुल 6 उप समिति हुए करते थे। पहला देखते हैं कि पहला का काम क्या था जी, पहला का काम था, पहला उप समिति का काम था कि नौसेना का संचालन करना। पहला सैनिक का काम था ग्रुप, आज के डेट में हम लोग देखते हैं ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 प्रकार का सेनाओं में बटा हुआ है ना हमारे भारत का सैनिक व्यवस्था। उस समय जो है ना मौर्य प्रशासन की व्यवस्था जो है ना 6 भागों में बटा हुआ था। पहला था कि पहला उप समिति का काम था नौसेना का संचालन करना, कि नौसेना के द्वारा सैनिक कैसे आएंगे जाएंगे, उनका जो है ना सुरक्षा करना, उनको लेके जाना आना, उनका काम था। दूसरा था आपका क्या जी, दूसरा उप समिति का काम था यातायात और खान पान। क्योंकि लंबी दूरी था जी, पटना से बात हम लोग करते हैं पाटलिपुत्र से, अगर तक्षशिला इतना दूर अगर जाना होगा सैनिक को स्थल मार्गों से, तो कई जगह रुक रुक के जाना पड़ेगा। बहुत लंबी दूरी है, साधन नहीं था उतना व्यवस्था, पैदल लोग चलते थे। तो पैदल जाने के कितना चलेगा, बेसिस 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलेगा, शाम होगा आराम से रुकना होगा, किसी कैंप में रुकना होगा। तो कैंप में रुकेगा तो सैनिक का काम था कि उस कैंप में भोजन पानी का उपलब्ध कराने का काम था उप समिति का, दूसरा उप समिति का। तीसरा देखते हैं जी, तीसरा उप समिति का काम था पैदल सैनिकों का। जो सैनिक पैदल चलते थे उनका रख रखाव प्लस उनका सुरक्षा प्रदान करना। हो सकता है आगे चल रहा है तो कोई बीमार पड़ जाए, कोई कुछ हो जाए, उनको सोने बैठने रहने का, या फिर कोई उन पर हमला न कर दे, उन पर सुरक्षा प्रदान करने का काम था आपका तीसरी समिति का। चौथी समिति देखते हैं, चौथी उप समिति का कार्य था क्या, अश्वरोहियों का संचालन करना। अर्थात अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े वाले सैनिक का देखरेख या संचालन करने का काम होता है चौथी उप समिति का। पांचवी उप समिति का काम क्या था जी, पांचवी उप समिति का काम था रथरोहियों, यानी रथ के माध्यम से जो सैनिक जाते थे उन सैनिकों का संचालन करने का काम था पांचवी उप समिति का। छठी उप समिति का कार्य था जी कि हाथियों वाले जो सैनिक होते थे उन सैनिक का संचालन करने का काम होता। अर्थात हम लोग देखें कि मौर्य प्रशासन में या सैनिक के द्वारा कितने प्रकार का सैनिक थे, तो 6 प्रकार का सैनिक थे, 6 प्रकार का उप समिति थे। कौन कौन, नौसेना सैनिक थे और यातायात का काम करते थे, पैदल सैनिक था, अश्वरोही वाला सैनिक, घोड़े वाला सैनिक था, रथ वाला सैनिक था, हाथी वाला सैनिक था। समझे? इन माध्यम से जो प्रशासन व्यवस्था चलता, तब न मौर्य साम्राज्य इतना विस्तार था, इतना बड़ा प्रशासन चलाता था, शासन व्यवस्था चलाने में सफल रहा था। आगे देखते हैं मौर्य प्रशासन में, यहाँ पे कुछ बॉक्स में लिखा हुआ देखिए, नोट कीजिएगा। पैदल मौर्य प्रशासन में यानी बोलिएगा टोटल कितना पैदल सैनिक थे, तो 6 लाख जो है ना पैदल सैनिक थे। कितना थे, 6 लाख पैदल सैनिक थे। घुड़सवार सैनिक कितना थे, तो 30,000 घुड़सवार सैनिक थे। और हाथी सवार, हाथी पर जाने वाला सैनिक कितना था आपका, 9,000
हाथी सवार सैनिक थे। कितना? 9,000। याद है पैदल कितना सैनिक था जी? 6 लाख। उसके घोड़सवार सैनिक कितना था जी? 30,000। उसके बाद हाथी सवार सैनिक कितना था जी? 9 लाख। इस प्रकार से इसका जो ना मौर्य प्रशासन का क्या 9,000 तो बोले 9 लाख बोल दिए, सॉरी 9,000 है। 9,000 सैनिक थे, हाथी सवार में 9,000 था, याद रहेगा। 6 लाख 30,000 और 9,000। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रुकते हम लोग। और अच्छा लगे सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।